नमस्कार बच्चों, पंत की नौका विहार कविता के अगले भावार्थ में हम करने जा रहे हैं। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। नौका विहार जो चल रहा है गंगा नदी के अंदर, अब उसमें कवि ये कह रहे हैं, प्रतनु का अर्थ होता है हल्का, बिल्कुल कम। कवि कहते हैं कि नौका जो है ना वो छोटी सी थी ना, तो उसका भार बहुत कम था, बहुत हल्की थी, इसलिए जो ही पतवार घुमाते ही वह नदी की जो नौका घूमी विपरीत धार, तो नौका अब विपरीत दिशा की तरफ, धारा की विपरीत दिशा की तरफ मुड़ गई है। यानी अभी तक तो नौका विहार कर रहे थे, जिधर गंगा नदी बह रही है, जिधर जा रही है, उन धाराओं में नौका चली जा रही थी साथ साथ। अब नौका को वापस घुमा कर ला रहे हैं, क्योंकि जिस घाट से ये यात्रा शुरू हुई थी, पुनः उसी घाट पर वो यात्रा समाप्त होगी, पुनः उसी घाट की तरफ वो बढ़ेंगे। तो अब जो कवि वर्णन कर रहा है उसको बच्चों बहुत ध्यान से उसकी कल्पना करके आप लोग जो उसका बिंब है, जो शब्द चित्र है, उसके माध्यम से आप उसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जो प्रकृति का वर्णन यहाँ पंत ने किया है, बहुत बारीकी के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ और पूरी कल्पना शक्ति के साथ, और जो दृश्य उनको नजर आ रहा है, उस एक एक दृश्य को कवि ने अपने हृदय में संजो कर और यहाँ शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। कवि कहते हैं कि डांडों के चल कर तल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। स्फार माने लंबा चौड़ा फैला हुआ, विस्तृत, दूर दूर तक फैला हुआ। फेन कहते हैं झाग को, जो उसके अंदर झाग उठते हैं लहरों के कारण। मुक्ता फल कहते हैं मोतियों को। भर भर मोतियों के, मोती रूपी जो झाग है ना, विस्तृत जो फैले हुए, मतलब नौका विपरीत धारा की तरफ जब चलती है तो उधर से जल आ रहा है, वो नौका से टकरा रहा है, टकराने से अब उनमें क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है, हवा बीच में आ जाती है, झाग उत्पन्न होते हैं, तो वो पानी सफ़ेद मोतियों की तरह दिखाई देता है। और जो डांडे हैं नौका को चलाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा, जो पतवार होती है, दो डंडियाँ होती है दोनों तरफ, आगे जाकर वो फैली हुई होती है हथेली की तरफ, अपना जैसे हाथ होता है ना, लंबा डंडा और आगे जाके वो फैला हुआ, ठीक ऐसे ही वो डांडे होते हैं। तो कवि ने यहाँ पे कल्पना की है कि ये जो डांडे हैं ना दो, जिनसे वो नौका चलाई जा रही है, वो क्या है, चलते हुए करतल, हाथ की हथेलियों का प्रसार है। मानो ये जो नाव है, इनके जो चलायमान डांडे रूपी जो हथेलियों को फैलाकर वो क्या कर रही है कि विस्तृत रूप में फैले हुए जो फेन रूपी मोती हैं, उन मोतियों के दानों को वो समेट रही थी, ऐसा लग रहा था। बिखराती जल में तार हार, और साथ साथ में वो बिखेरती हुई जा रही है, क्या, जल के अंदर सितारे जिनका प्रतिबिंब उनमें पड़ रहा है, तारों के हार उसके अंदर वो बिखेरती हुई चली जा रही है, अर्थात जलधारा में वो चमकते हुए जलकण रूपी हारों को बिखरा रही थी। रात्रि का समय है और रेखाओं सी चांदी के सांपों से रलमल। अब देखिए बच्चों, जो कल्पना की है कवि ने, चांदी, क्योंकि सितारे चमकीले सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, अब उनका जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है, अब पानी चूंकि हिल रहा है लगातार, तो पानी के हिलने से उसके अंदर यूँ लगता है जैसे कोई चांदी के सांप हों, और वो उसके अंदर रलमल, यानी वो उसके अंदर घुलती मिलती, चांदी के सांपों के साथ घुलती मिलती सी नाचती रश्मियाँ जल में चल और चलायमान हो रही है। रश्मियाँ माने जो तरंगे हैं, जो सफ़ेद शुभ्र तरंगे हैं, जो चमकीली है, चंद्रमा की तरंगे, चंद्रमा की किरणें। तो रात्रि में ये जो तरंगित जलराशि पर चंद्र की किरणें चमक रही थी, और उसमें वो शुभ्र तरंग रूपी चांदी के सांपों जैसा उथल पुथल मचाने वाला जो दृश्य है, वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अर्थात शुभ्र तरंगें खिंची हुई सरल तरल रेखाओं की तरह लग रही थी। कैसी, रेखाओं से खिंच तरल सरल, कभी वो सीधी रेखा सी नजर आ रही है, कभी वो रेखा हिल जाती है, पानी के अंदर खिंची हुई बिल्कुल तरल और सरल रेखाओं की भांति नजर आती है। लहरों की लतिकाओं में खिल, अब यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि लहर रूपी जो वल्लरियाँ हैं, बेल है, लतिका कहते हैं बेल को, लहर रूपी बेल में खिल रहे हैं, क्या, सौ सौ शशि, सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा, और सौ सौ उडू झिलमिल, उडू कहते हैं सितारों को। और उसके अंदर यूँ लगता है कि गंगा की जो लहरों रूपी जो बेल है, लताएं हैं, उनमें मानो फेन रूपी श्वेत पुष्प खिल रहे थे, और उसमें सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों सितारे उसमें झिलमिला रहे थे।
फैले फूले जल में फेनिल। और वो जो झाग से युक्त जो जल है, फेन से युक्त जो जल है, उसमें जब अनेकानेक बूंदें उछलती है तो उन सब में वो चंद्रमा और सितारों का प्रतिबिंब पड़ता है। तो यूँ लगता है मानो सैकड़ों सितारे झिलमिला रहे हैं और सैकड़ों चंद्रमा झिलमिला रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ आप कल्पना कर सकते हो कि कितना सुंदर दृश्य बन रहा है। अब उथला सरिता का प्रवाह, सरिता माने नदी। अब जो नदी का प्रवाह है वो काफ़ी उथला सा हो गया है, उतनी गहराई नहीं रही है, क्योंकि नदी के बीच में गए थे तब तो गहरा था। अब धीरे धीरे ये लोग किनारे पर आ गए हैं तो नदी का प्रवाह जो है अब वो कम गहरा हो गया है। और उनके हाथ में जो लग्गी से ले ले सहज था, लग्गी कहते हैं जो हाथ में जो डंडा होता है ना, उसकी सहायता से तट की तरफ जाने का जब प्रयास करते हैं तो उसको नीचे ज़मीन में गड़ा के देखते हैं कि कितना गहरा पानी अब यहाँ रह गया है। लग्गी से वो था ली जा रही है कि कितना गहरा है, कि वास्तव में अब जल जो है काफ़ी उथला हो गया है, कम गहरा रह गया है। हम बढ़े घाट को स उत्साह, यानी हम अब घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ बढ़ रहे हैं। बच्चों, इस नौका विहार कविता में कवि ने जो संकेत किया है वो ये किया है कि ये जो जीवन है ये भी नौका विहार की तरह ही है। इंसान जिस घाट से इस यात्रा को शुरू करता है, वापस लौटकर पुनः उसी घाट पर वो आता है और उसमें जाते हुए भी वही उत्साह रहता है। और इस बीच में जब वो नौका विहार करता है तो उसको सब स्वप्न की भांति हर चीज़ प्रतिबिंबित होती हुई, झिलमिलाती हुई, न जाने कितने कितने लोग उसके संपर्क में आते हैं, कितने परिवार संपर्क में आता है, कितने मित्र संपर्क में आते हैं, और धीरे धीरे वो सब छूटते हुए चले जाते हैं। और वो शुभ्र तरंगों रूपी जो दृश्य है उसके जीवन में तरल सल रेखाओं की भांति वो उपस्थित होते हैं, जिनमें सैकड़ों चंद्रमा, सैकड़ों सितारे, सैकड़ों उम्मीदें, सैकड़ों आशाएं उसके जीवन में आती हैं और जाती हैं। और वो जीवन की जब शुरुआत करता है उसके बाद किनारे, तब वो किनारे पर होता है, फिर धीरे धीरे वो मध्य में जाता है, उसकी उम्र बढ़ती है और वहाँ पर काफ़ी गहराई आती है उसके जीवन में। और पुनः उसमें जब प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती है तो उसके शरीर की शक्तियाँ क्षीण होने लगती है और वो जीवन के बहुत सारे सपनों को संजोने देखने के बाद वो पुनः उसी किनारे पर लौटता है और वापस उस अपने अब तक अर्जित जो ज्ञान रूपी डंडी है उससे वो था लेता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा, मैंने क्या किया, और अब मुझे पुनः वापस वहीं लौटना है जिस घाट से मैं आया हूँ, और वह वापस लौटने की तैयारी कर लेता है। तो यहाँ इस कविता में हम देखते हैं बच्चों की उपमा, अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण का तो प्रयोग सुंदर तरीके से किया ही गया है। शब्दावली जो है तत्सम और तद्भव युक्त है, जिसमें बहुत ही भावात्मकता है। और यहाँ प्राकृतिक परिवेश का जो सुंदर चित्र है वो बिल्कुल मन का हरण करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फेन की राशि है उसको मोती मुक्ताफल बताया है कवि ने। बड़ी सुंदर कल्पना यहाँ पर की है, उन डांडों को हथेली का रूप दिया है और आकाश के जो चंद्रमा और सितारों की जो प्रतिबिंब है वो जो हिल रहा है जल के अंदर, वहाँ चांदी के सांप बताए हैं, उनको सरल तरल सी रेखाएं बताई है और वहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों सितारों की झिलमिलाहट उसके जीवन में खिलती है। यानी उसके जीवन रूपी वल्लरी के अंदर न जाने कितनी कितनी सैकड़ों आशाएं जो है वो पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, फलित होती है, और पुनः वो एक दिन वापस उसी घाट पर जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। अभी इतना ही, धन्यवाद।